सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां आज भी जब हमारे कानों में पड़ती हैं तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं ऋतु मिश्रा। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए और इन सालों में हमने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है। इस आजादी को पाने के लिए ना जाने कितनी माओं की गोद सोनी हुई, ना जाने कितनी बहनों के मांग का सिंदूर फीका पड़ गया। तब जाकर हिंदुस्तान के पैरों से गुलामी की बेड़ियां कटी। भारत को आजाद कराने में तमाम वीरों और वीरांगनाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इनकी वजह से ही हम आजाद सुबह की किरणों को देख पाए। आज हम ऐसे महानायक और नायिकाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे में हमें आजादी दिलाने वालों के नाम को याद करते हुए उन्हें दिल से जरूर सलाम करना चाहिए। 15 अगस्त 1947 वही स्वर्णिम तारीख है जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली और देश की बागडोर नेताओं को सौंपी गई। भारत की आजादी दिलाने का संघर्ष काफी लंबा चला था, जिसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया। 15 अगस्त का वही दिन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को याद दिलाता है। भारत को मिलने वाली आजादी बहुत ही अहम थी, क्योंकि इसके लिए देश के कई वीरों ने प्राणों की कुर्बानी दी। कई वीरों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत को आजादी दिलाने के लिए मंगल पांडे ने देश में आजादी का बिगुल बजाया था और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। मंगल पांडे ने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने सेना में इस्तेमाल होने वाली एनफील्ड P53 राइफल की बुलेट कार्ट्रिज के खिलाफ विरोध किया था। ये विरोध बुलेट कार्ट्रिज पर पशु की चर्बी होने की वजह से किया गया था। इसके बाद मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और इसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना ने पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज को बुलंद किया था। इस विद्रोह का अंत 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ। भारत के लिए आजादी का ये एहसास बेहद सुखद था। जय हिंद, वंदे मातरम, ये अल्फाज हैं 24 साल के भगत सिंह के। आजादी के एक ऐसे परवाने के ख्यालात के जिसने पूरी आवाम की सोच बदल दी। भगत सिंह जिसने आजादी की लड़ाई को एक नया आयाम, एक नया रास्ता दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह कल भी दुनिया के सामने एक मिसाल थे और आज भी दुनिया के सामने एक मिसाल हैं। उन दिनों शहीद भगत सिंह का एक नारा था जो आज इनकलाब जिंदाबाद के नाम से हर देशवासियों की जुबान पर है। भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे सिपाही थे जिनका जिक्र आते ही शरीर में देशभक्ति के जोश से रोंगटे खड़े होने लगते थे। जिनका जिक्र आते ही शरीर में देशभक्ति के जोश से रोंगटे खड़े होने लगते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के अंदर देश प्रेम को जगा दिया था। चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के अन्य लोगों के साथ मिलकर के भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद सेंट्रल एम्बेसी में बम फेंक करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुल करके विरोध को बुलंद किया। अगर शहीदों ने कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हम आजाद नहीं होते। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी अपनी फोटो नहीं खिंचवाते थे। उनको हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उनकी फोटो पुलिस को ना मिल जाए और देश की आजादी का उनका वो सपना अधूरा न रह जाए। चंद्रशेखर आजाद, उनके जैसे हजारों शहीदों ने भारत के लिए अपनी जान दे दी। 1928 सैंडर्स गोलीकांड, 1931 शहीद चंद्रशेखर आजाद। जब तक जीवित रहे आजाद रहे और जब शहीद हुए तो भी आजाद। 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जन्मे चंद्रशेखर आजाद 15 साल की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद करके आजादी की लड़ाई के योद्धा बन गए।
अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदालत में जब जज ने नाम पूछा तो आजादी के दीवाने चंद्रशेखर के जवाब अंग्रेजों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। उन्होंने अपना नाम बताया आजाद, अपने पिता का नाम बताया स्वतंत्रता। अंग्रेजों ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हर कोड़े पर चंद्रशेखर सिर्फ एक ही नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। उस घटना ने चंद्रशेखर को आजाद बना दिया। जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुए तो आजाद ने 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी रेल डकैती की योजना बनाई। यही वो जगह है जहां पर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा गया था। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद भेष बदल करके छुपे रहे और फिर दिल्ली में छुपे रहे। ब्रिटिश सरकार इन लोगों की तलाश कर रही थी। इसके बाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को ब्रिटिश सरकार ने घेर लिया। तब चंद्रशेखर आजाद आधे घंटे तक गोलियों का सामना करते रहे और जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार करके भारत के लिए अपनी आहुति दे दी। ऐसा करके चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। वो आजाद ही जिए और आजाद ही बने। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वो एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं। और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि वो महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वो अपनी वीरता के किस्सों को लेकर के मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई के मन में अंग्रेजों के प्रति किस कदर घृणा थी वो इस बात से पता चल जाता है कि जब रानी का अंतिम समय आया तब ग्वालियर की भूमि पर स्थित गंगादास की बड़ी शाला में रानी ने संतों से कहा कि कुछ ऐसा करो कि मेरा शरीर अंग्रेज ना छू पाए। रानी लक्ष्मीबाई के मन में हमेशा ये बात कचोटती रही कि देश के दुश्मन अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। इसलिए उन्होंने ये घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इतिहास बताता है कि इस घोषणा के बाद रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया। पंडित नेहरू ने जैसा मजबूत इरादा लोकतंत्र को लेकर दिखाया, वैसी ही ताकत के साथ उन्होंने देश की अखंडता और एकता को बचाने की भी कोशिश की। इसी वजह से पंडित नेहरू सांप्रदायिक ताकतों के निशाने पर भी आए, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। आज हिंदुस्तान की पहचान एकता में अखंडता है, तो इस खास पहचान को बनाने में भी पंडित नेहरू का अभूतपूर्व योगदान है। 75 बरस के गणराज्य में दिल्ली से राज्यों की राजधानियों तक सरकारें आ गई। हर बढ़ते साल और चुनाव और लोकतंत्र मजबूत होता गया। आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पहली बार 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल भी गए। आगे चल करके वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में वो उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए। उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। जवाहरलाल नेहरू का देश के लिए ये संदेश था कि हमें अपने आप को बार बार ये याद दिलाते रहना होगा कि हमारे धर्म चाहे अलग हो लेकिन हम एक हैं। भारत की आजादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी थे, लेकिन भारत जब आजादी का जश्न मना रहा था तब गांधी जी उपवास पर बैठे थे और आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। वो 15 अगस्त 1947 को बंगाल में हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए जिस लड़ाई का नेतृत्व किया था उसका अंत 15 अगस्त 1947 को हुआ था। देश आजाद हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। जनता सड़कों पर थी। लोग आजादी की पहली सभा में झूम रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन महात्मा गांधी इन सब से दूर बंगाल में देश के बंटवारे के दौरान हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से पीड़ा में थे।
नेहरू और पटेल ने गांधी जी को खत भेज करके बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, पर फिर भी गांधी जी नहीं आए। उन्होंने खत के जरिए कहा था कि जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने के लिए बंगाल गए, लेकिन उन्होंने सबको वापस लौटा दिया। आजादी की पहली सुबह गांधी जी के उपवास के साथ शुरू हुई। गांधी जी ने चरखा काटते काटते कुछ खत लिखवाए। उन खतों में गांधी जी ने चरखा काटने को ही आजादी का नाम दिया था। बंटवारे के दर्द को जाहिर करते हुए मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने अपनी नज्म सुबह आजादी में लिखा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। दिल्ली चलो, ये नारा था आजाद हिंद फौज का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, हिंद को आजाद करवाएं। उसी गाने में एक खास मकसद भी तय किया गया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन पार्टी से उनके वैचारिक मतभेद जग जाहिर थे। नेताजी खुलकर के अपनी बात रखने में यकीन रखते थे। उन्होंने कांग्रेस की चरणबद्ध आजादी के तरीके का विरोध किया। उस समय के सभी दिग्गज नेताओं के खिलाफ जाकर के बोस ने देश को एक साथ आजाद कराने की मांग रखी। देश को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और बाद में पूर्वी एशिया में रहते हुए अपनी अलग सेना बनाई थी। इसी सेना को उन्होंने आजाद हिंद फौज का नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस देश के उन नेताओं में शामिल थे जो भारत को विश्व स्तर पर स्थापित करने का सपना देखते थे। नेताजी इसके लिए दुनिया भर के दिग्गज नेताओं से मिलकर के अपना पक्ष रखना चाहते थे। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत मां का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जला करके अमर हो गया। लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दिशा दी। लोकमान्य तिलक को हम उनके उस योगदान के लिए जानते हैं जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बदल कर रख दिया। तिलक का वो नारा जो कहता है कि स्वराज्य हर आमो खास का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस नारे को आज भी पूरी दुनिया बार बार दोहराती है। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज 1893 के पहले से हुई, लेकिन इसे सामाजिक और राजनीतिक एकता और जन जागरण का हथियार बनाया बाल गंगाधर तिलक ने। यही एकता आगे चल करके भारत की आजादी के संघर्ष में एक बेजोड़ हथियार साबित हुई। देश में 19वीं सदी के अंतिम दशकों से ही शासन प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा भागीदारी को लेकर के संघर्ष शुरू हो चुका था और बाल गंगाधर तिलक उसका हिस्सा भी बने। लेकिन उन्हें ये बात जल्द ही समझ आ गई कि देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। इसकी शुरुआत उन्होंने की शिक्षा से। भारतीय संस्कृति और आदर्शों का आधार बनाकर के न सिर्फ एक नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत उन्होंने की, बल्कि उन्होंने युवाओं के लिए स्वदेशी शिक्षा के दरवाजे भी खोल दिए। वो वक्त भी था जब तिलक को लगता था कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और संघर्ष की कहानी सब तक पहुंचाई जाए। तब भारत ने लोकमान्य को एक पत्रकार के रूप में भी देखा। स्वदेशी का नारा लेकर के तिलक महाराष्ट्र के गांव-गांव गए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि अब स्वराज्य का वक्त आ गया है और हमें अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। गरम दल में उनके साथ लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल शामिल हुए, जिन्हें हम आज भी लाल बाल पाल के रूप में जानते हैं। जनता उनकी एक पुकार पर एकजुट हो रही थी। पत्रिका केसरी में उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य, अंग्रेज जैसे तिलमिला गए। तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें 6 साल के लिए बर्मा की जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन तिलक लगातार जनता को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करते रहे। मेरे जीवन की शुद्धा नहीं मिटेगी, मेरे जीवन की शुद्धा नहीं मिटेगी तब तक, मत आना है मृत्यु कभी तुम मुझ तक। ये पंक्तियां हैं सरोजिनी नायडू की, जिसमें उन्होंने मृत्यु को थोड़ी देर ठहरने के लिए कहा था। लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। भारतीय कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी कवित्री भी थी। सरोजिनी नायडू ने लिखने का हुनर अपनी मां से ही सीखा था। मात्र 14 साल की उम्र में सरोजिनी ने सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था।
उनकी कविता से हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजिनी को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। 1914 में पहली बार सरोजिनी नायडू इंग्लैंड में गांधी जी से मिली और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के सरोजिनी नायडू ने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। सरोजिनी नायडू भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गई और संकटों से न घबराते हुए एक वीरांगना की तरह गांव-गांव घूम करके देश प्रेम की अलख जगाती रही। देश की आजादी के बाद वो गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर का पद संभाला था। वो महिला जो देवता तो नहीं लेकिन उसे इंसान से कहीं बड़ा होना चाहिए, जिसके स्पर्श से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। पूरे विश्व ने उस मदर टेरेसा का चमत्कार देखा। बिना जन्म दिए जिसने लाखों जिंदगियों में माँ की ममता भर दी, उस माँ को मदर टेरेसा कहते हैं। जिसके स्पर्श से दम तोड़ती जिंदगियों में जान आ जाती है, उस छूने के एहसास को मदर टेरेसा कहते हैं। अकाल और युद्ध के मारे लोगों के लिए जिसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उस मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था, मगर उन्होंने कलकत्ता आकर के अपना पूरा जीवन मानव सेवा के नाम कर दिया। 18 साल की उम्र में मिशनरी बनने के लिए आयरलैंड पहुंची। कोलकाता का नसीब बदलने वाला था, क्योंकि आयरलैंड से ट्रेनिंग लेकर के मदर टेरेसा कोलकाता पहुंचने वाली थी। 6 जनवरी 1929 मदर टेरेसा कोलकाता पहुंची और दोनों ने ही एक दूसरे का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। कोलकाता से कुछ दिनों में वो लॉरेंट कॉन्वेंट चर्च पहुंच गई। वहां पर सिस्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया और वहीं से 24 मई 1931 को इनकी पहचान बनी सिस्टर टेरेसा की। जब सड़क पर निकलती थी तो भूखे नंगे बच्चों, बीमार लोगों और सिस्टम से लाचार लोगों का हाल इनकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का स्क्रिप्ट भी लिखने लगा था। धीरे धीरे गरीबों की बस्तियां मदर टेरेसा के कदमों को भांपने लगी। कभी कभी तो मदर के पास भी कुछ खाने को नहीं बचता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि उनकी नजर के सामने कोई भी शख्स भूखा न रहे। मदर के आखिरी दर्शन के लिए सारी सड़कें कोलकाता की तरफ मुड़ गई। देश विदेश के तमाम नेता करुणा की उस देवी को आखिरी सलाम के लिए पहुंचे। मदर टेरेसा जैसी शख्सियतें कभी मरती नहीं, लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत करें आधार को। इंसानियत ही धर्म है, बस याद रखें उन शूरवीरों के त्याग को। देशभक्ति को बस जनवरी और अगस्त के 2 पर्वों में ना समेटे। देश के लिए वफादार होना भी देशभक्ति है। देश की धरोहर की रक्षा करना और भ्रष्टाचार का विरोध करना और आपस में प्रेम रखना, ये सभी कार्य देशभक्ति ही कहलाते हैं। अपने अंदर के अंधेरे और भ्रष्टाचार को निकाल फेंके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।